Hello girls. In today's video we'll talk about Unix operating system. Fine. So अगर मैं Unix की बात करूं तो Unix एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ट्रूली Linux या Solaris, Ubuntu, POSIX ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये Unix पे ही बेस्ड हैं और Unix ही से ये निकले हैं बेसिकली. ठीक है. 1970s में AT&T लैब्स में डेवलप किया गया था और ये जो पर्टिकुलरली डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलपर्स के लिए नहीं था, बेसिकली उन प्रोग्रामर्स के लिए था जो ओएस डेवलप करना चाहते हैं, जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए नहीं था ये. बेसिकली वो उन प्रोग्रामर्स के लिए था जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं. फाइन. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो मेन इसमें जो चीज आई थी यूनिक्स में दैट वाज कर्नल. ठीक है. कर्नल एक ऐसी चीज थी जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रही थी और यूजर्स डायरेक्टली कर्नल तक नहीं पहुंच सकते थे. यूजर्स डायरेक्टली कर्नल को एक्सेस नहीं कर सकते थे. यूजर्स कर्नल को एक्सेस करते थे एक दूसरे प्रोग्राम के थ्रू एंड दैट इज नोन एज शेल. ठीक है. 4 तरीके के शेल हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. इन शेल्स से यूजर कम्युनिकेट करते थे और जो कम्युनिकेट आप करते थे, जो यूजर कम्युनिकेट करता था, जो कमांड देता था इस शेल पे, शेल उस कमांड के पीछे जितने भी चीजें हैं वो कर्नल को देता था और कर्नल हार्डवेयर से एग्जीक्यूट कराता था. तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अलग था बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय आ रहे थे. अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यूनिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट मल्टी यूजर, सेकेंड मल्टी प्रोग्रामिंग, थर्ड टाइम शेयरिंग, फोर्थ मल्टीटास्किंग. ठीक है. तो मल्टी यूजर कैसे हुआ ये अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर यूनिक्स सिस्टम के साथ मैं कई टर्मिनल्स जोड़ सकता हूं. ये टर्मिनल्स डम टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, स्मार्ट टर्मिनल्स भी हो सकते हैं. ठीक. पहली चीज डम टर्मिनल समझते हैं. डम टर्मिनल्स वो सिस्टम है जिनके पास अपना सीपीयू नहीं है, अपनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है. वो कनेक्टेड है किसी तरीके से एक ऐसे सिस्टम के पास जिसके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर है और उसकी प्रोसेसिंग पावर को यूटिलाइज करते हैं डम टर्मिनल्स. स्मार्ट टर्मिनल्स वो हैं जिनके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर्स होती हैं बट एट टाइम वो अपनी प्रोसेसिंग पावर्स यूज नहीं करते हैं जब वो यूनिक्स सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं. जब वो यूनिक्स सिस्टम के साथ नहीं होते हैं, जब वो इंडिविजुअली स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह वर्क कर रहे होते हैं, तब वो अपनी प्रोसेसिंग पावर्स को यूटिलाइज करते हैं. फाइन. तो मल्टी यूजर है ये. एक पर्टिकुलर यूनिक्स सिस्टम के साथ हम कई टर्मिनल्स ऐड कर सकते हैं और उन कई टर्मिनल्स में कई यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं. सपोज ये मेरा एक टर्मिनल है. इस टर्मिनल पे मैंने एट अ टाइम 5 यूजर ज्वाइन कर रखे हैं, U1, U2, U3 एंड U4. ठीक है. ये यूनिक्स सिस्टम है. क्या होगा, ये सारे यूजर्स U1, U2, U3, U4 ये सब इसी की प्रोसेसिंग पावर यूज कर रहे हैं, इसी की मेमोरी यूज कर रहे हैं और यहां पर जो भी काम ये पर्सन यहां कर रहा है वो एक्चुअली यहां पर स्टोर हो रहा है और यहीं से ही एक्सेस किया जा सकता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टी यूजर. और ये सारे यूजर्स सेम टाइम पे काम कर रहे हैं. ठीक है. सेम टाइम पे काम कैसे कर रहे हैं इसको समझने के लिए हम टाइम शेयरिंग समझेंगे. टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि ये जो प्रोसेसर है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसिंग पावर है, ये टाइम फ्रेम्स में डिवाइड हो जाती है कि इतने नैनोसेकंड से इतने माइक्रोसेकंड्स यूजर 1 को मिलेंगे, उसके बाद यूजर 2 को मिलेगा, उसके बाद यूजर 3 को, उसके बाद यूजर 4 को. तो साइमल्टेनियसली ये सारे यूजर स्विच करते रहते हैं, टाइम फ्रेम पे अपना काम करते रहते हैं और सबको क्या लगता है कि वो उस समय करंट सिचुएशन पे प्रोसेसर को यूज कर रहा है. ठीक है. बट इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, इतनी जल्दी स्विच करते हैं कि किसी यूजर को ये नहीं पता होता कि वो किस समय आइडल है और किस समय प्रोसेसर पे उसकी प्रोसेस है. फाइन. मल्टी प्रोग्रामिंग, इतने सारे यूजर्स हैं, सब अलग अलग काम कर रहे होंगे, वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होते हैं और सारे के सारे प्रॉपर्ली वर्क कर पाते हैं यहां पर.
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ बहुत सारे टास्क ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। डिफरेंट प्रोग्राम्स के, हर एक प्रोग्राम्स के डिफरेंट डिफरेंट टास्क होंगे, उन सबको हैंडल करना भी आसान नहीं होता। और एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये मल्टी प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है तो ये मल्टीटास्किंग भी सपोर्ट करेगा, यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट टास्क को ये अक्यूमुलेट करेगा, उन सबको बहुत इजीली हैंडल करेगा। क्लियर? नाउ कम्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ यूनिक्स। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो जो सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज पोर्टेबिलिटी एंड मशीन इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोर्टेबिलिटी और मशीन इंडिपेंडेंस। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली बहुत हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो सबसे ज़्यादा है कि इसको पढ़ना, इसके कमांड्स को समझना आसान होता है और बहुत इजीली हम उस पर काम कर पाते हैं। पोर्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा हुआ, अगर मैंने यूनिक्स का एक सिस्टम है और यूनिक्स पे ही लिखा हुआ दूसरा सिस्टम है, इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम मैं अगर इस पे लेके आ रहा हूं तो वो पोर्ट करेगा और इस पे काम करेगा, मुझे अलग से कुछ चीजें डालने की जरूरत नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस भी पोर्टेबिलिटी का ही फॉर्मेट है, बट हार्डवेयर होता है, वहां पर हार्डवेयर डिपेंडेंसी आ जाती है। यानी अगर मैं बात करूं जहां पर मैंने यूनिक्स का जो प्रोग्राम लिखा है, यहां मल्टीपल मशीन्स की भी बात आएगी। क्यों? क्योंकि इस यूनिक्स के कई और वर्जन्स भी रहे, फिर यूनिक्स से ही लिनक्स निकला, सोलारिस निकला, यूबंतु निकला, पोसेक्स निकला। इन सब पे मैंने एक मशीन पे जो प्रोग्राम बनाया वो इन सारी मशीन्स पे काम करेगा। कई बार होगा कि थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, कई बार होगा कि एज इट इज वर्क कर जाएगा। तो अगर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं तो मशीन डिपेंडेंसी की बात है, कर्नल में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, इसकी वजह से चेंज करने पड़ रहे, वरना इन जनरल अगर मैंने एक प्रोग्राम एक मशीन पे लिखा है तो जितनी भी मशीन जिन पे यूनिक्स है मैं सब पे वो प्रोग्राम रन करा सकता हूं। नेक्स्ट इज जो मैंने पहले भी बात की थी, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसमें एक चीज आती है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम मींस अगर आप लोगों ने डॉस पढ़ा हो तो डॉस में हम लोग क्या बात करते थे कि एक रूट डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। रूट को हम रिप्रेजेंट करते थे स्लैश से। स्लैश के अंदर इसमें मल्टीपल डायरेक्टरीज होती है और हर एक डायरेक्टरी का अपना काम होता है, ये एक हायरार्की बनती है। सपोज रूट के अंदर बिन, बिन के अंदर एक यूएसआर, उसके अंदर एक सीएमडी, एक ईटीसी, एक होम। होम के अंदर मैंने कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं, सपोज एक बीसीए बना रखा है, एक ट्राई बना रखा है। यूजर के अंदर सपोज मैंने बना रखा है U1, U2, U3। तो ये एक हायरार्की फाइल सिस्टम फॉलो करता है जहां पर रूट के अंदर हमारी कई डायरेक्टरीज हैं और उन डायरेक्टरीज के अंदर कई सब डायरेक्टरीज हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, सर्चिंग आसान हो जाती है। मुझे मालूम है मुझे कहां सर्च करना है। अगर मैं रूट के अंदर डायरेक्टरीज ना बनाऊं, सारी फाइल्स स्कैटर्ड फॉर्म में स्टोर कर दूं, तो सर्च टाइम मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे हर एक फाइल को सर्च करना होगा। यहां क्या है कि अगर मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए है, किसी स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसके होम पे चला जाऊंगा, वहां से उसकी इंफॉर्मेशन ले लूंगा, ठीक है। अगर मुझे ये जानना है कि कितने यूजर मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम में एनरोल्ड है, तो मैं यूएसआर पे चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा। कौन कौन से कमांड इंटरनल है मुझे ये जानना है, तो मैं सीएमडी डायरेक्टरी में चला गया, सीएमडी फोल्डर में चला गया, वहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हायरार्किकल फाइल सिस्टम मेरी सर्चिंग टाइम को कम करता है, मेरे लिए थोड़ा सा चीजों को आसान बनाता है। क्लियर? उसके बाद मैंने पहले भी कहा था इसमें एक शेल्स होते हैं, शेल्स इंटरैक्ट करते हैं कर्नल से और कर्नल इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से। तो एक फीचर ये भी है कि शेल हमें मिलता है और शेल के थ्रू हम सारा काम करते हैं, हम डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट ओएस के कोर यानी कर्नल से भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमें पाइप्स एंड फिल्टर्स मिलते हैं। पाइप्स एंड फिल्टर्स एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके बेसिस पे जो हमारे सिंपल प्रोग्राम्स है, जो हमारे सिंपल कमांड्स है, उनको यूज करके हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स या
कॉम्प्लेक्स फाइल्स बना सकें। अगर आप लोगों ने डॉस पढ़ी होगी तो डॉस में एक बैच फाइल्स का कॉन्सेप्ट होता था, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर है। बैच फाइल्स में क्या होता था, मल्टीपल कमांड्स हम एक फाइल में लिखते थे, उसको एज अ कमांड यूज किया जाता था। सेम गोज हियर, फाइन। नेक्स्ट, यूटिलिटीज हमें कहीं मिल जाती है, मल्टीपल फंक्शंस मिलते हैं, उन फंक्शंस को यूज करके हम नए फंक्शंस बना सकते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, कोई भी प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं, किसी यूजर ने कोई प्रोसेस स्टार्ट की तो वो बैकग्राउंड में चली जाएगी। फोरग्राउंड यानी वो फिर से दूसरी प्रोसेस करने के लिए फ्री है। मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ कर सकते हैं। फिर हमें इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और रिनोवेट कर सकते हैं और एडवांस कर सकते हैं। फ्रीवेयर्स अगर आप यूज करते हैं, जैसे लिनक्स यूज करते हैं, सोलारिस यूज करते हैं या पोसेक्स यूज करते हैं, जो इनके फ्रीवेयर्स हैं, अगर आपको उनके कर्नल में कोई चेंज करते हैं तो आप उसे अपलोड भी कर सकते हैं, फाइन। फिर मैच्योरिटी एक ऐसी चीज है इसमें जो हम कहते हैं यस दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैच्योर इनफ। व्हाई इट इज मैच्योर इनफ? ये मैच्योर इसलिए क्योंकि 1970s से यूज किया जा रहा है, बग्स आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टेस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बग्स, इसकी सारी डिटेल्स हमारे पास है और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है जो जरूरत है, सिक्योर है सबसे ज्यादा। क्लियर? फाइन। तो दीज आर अबाउट द यूनिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ यूनिक्स की, हम यूनिक्स का आर्किटेक्चर देखेंगे। फाइन। थैंक यू सो मच गर्ल्स।